जो आप लोगों की बात सुनी तो मैं विजुअलाइज कर रहा था इन सारी चीज़ों को, तो मुझे विजुअल में एक बड़ी अच्छी तस्वीर नज़र आई कि कई बार रेड लाइट बंद हो जाती है तो ट्रैफिक जाम ऐसे होता है, चारों तरफ से गाड़ियां घिर जाती हैं, कोई गाड़ी ना तो आगे जा पाती है ना पीछे जा पाती है। बिल्कुल वो स्थिति यहाँ पर हो गई है कि एक फैक्टर को देखे दूसरा फैक्टर रोकने के लिए बैठा है, दूसरा आगे बढ़े तीसरा रोकने के लिए बैठा है। तो बड़ा ही अजीबोगरीब स्थिति है यहाँ पे। लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉकेट हैं जहाँ पे लोगों को उम्मीद है, और मार्केट के दिग्गज भी मानते हैं कि कई सारे पॉकेट है जहाँ पे संभावनाएं हैं, जहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है कि लोग अब नए साल में पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। तो यही सवाल लेके मैं अनु सिंघल जी के पास जाऊँगा। अनु सिंघल जी, जो अभी के माहौल में कहें तो आपको क्या लगता है कि नए साल में कौन सा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है और कोई पैसा लगाना चाहे तो लगा सकता है? लक्ष्मण जी, मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर अब पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके पास एक यहाँ से लीडरशिप पोजीशन लेने के लिए। बैंकिंग सेक्टर ने बहुत पेन झेला है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखें, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, काफ़ी हद तक काफ़ी बैंकों की प्रॉब्लम सॉर्ट होती हुई दिखाई दी। टुवर्ड्स द एंड इवन इंडसइंड बैंक ने भी कुछ अच्छे कदम उठाए। तो अगर नंबर 1 सेक्टर मुझे चुनना होगा तो बैंकिंग होगा। आईटी पर मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ, लेकिन आईटी काफ़ी चल चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि आईटी गिरेगा, आईटी भी आउट परफॉर्म कर सकता है। ये एक और सेक्टर होगा जिसमें मैं पॉजिटिव होगा। और मेरा मानना ये है कि एक सेक्टर जहाँ पर सेलेक्टिवली, हर कंपनी नहीं अच्छा करेगी, ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिवली आपको मौके मिलेंगे, वो है एफएमसीजी। क्योंकि एफएमसीजी में बहुत पेन झेला है हमने, लेकिन इनमें काफ़ी कंपनियां हैं जो कुछ साइंस दिखा रही हैं रिवाइवल के, तो उन पर फोकस किया जा सकता है। तो कुछ सेक्टर भी है, कुछ सेक्टर के कुछ सेलेक्टिव पॉकेट हैं, शेयर हैं जहां पे एक साइन दिख रहे हैं पॉजिटिवनेस के। सुनील सुब्रमण्यम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं दो चीज़ों को लेकर के। एक तो बैंकिंग सेक्टर है, एनबीएफसी सेक्टर है, वहां पे एक आम राय उभर कर आ रही कि वहां पे अभी भी काफ़ी संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन वहां भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। पीएसयूज बैंक हैं, बड़े बैंक हैं, छोटे बैंक हैं, प्राइवेट बैंक है, बड़े बैंक है, छोटे बैंक है, एनबीएफसीज हैं, कोई एनबीएफसी कम बैंक है। तो आप कहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं देख रहे हैं? तो मेरे लिए एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में मुझे एक रुझान दिख रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी चलेगा इस साल। तो उसमें बैंक की, रिटेल बैंक्स की लेंडिंग जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास वो एक दम है देने के लिए, उनके प्रोसेसेस है, और अच्छे क्वालिटी एनबीएफसीज, ये दोनों की पास परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में अच्छी नहीं रही है, और इसके बावजूद भी उनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ रही है वो ठीक रही है। तो मैं अनुज सिंघल जी से सहमत हूँ कि वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक मुझे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इस साल वही दिख रहा है। बट मैं बैंक्स और एनबीएफसी के साथ इस स्पेस को थोड़ा ब्रॉडन करूंगा कि बीएफएसआई, यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस। क्यों? मेरी ध्यान खाली लेंडिंग साइड ऑफ बैंकिंग में नहीं है, मेरी साइड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट साइड में भी है। यहाँ पे हर बैंक आज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उनकी फी इनकम बढ़ेगी। जैसे आप देख रहे हैं एसआईपी बुक हर महीने बढ़ता जा रहा है, उससे बैंकिंग सेक्टर और उनको भी बेनिफिट होंगे। एंड द सेम टाइम आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, वेल्थ मैनेजमेंट है, इन सब के लिए भी। क्योंकि इस साल मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एंटिसिपेट कर रहा हूं कि इस साल हमारी पर कैपिटा जीडीपी $3,000 पहुंच सकती है। अभी 2800 के करीब है। तो अगले साल की जो जीडीपी की, नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ और हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो 2% हो रही है, तो 3000 पर कैपिटा इनकी, तो सेविंग्स एंड कंजम्पशन दोनों के हाई एंड प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मेरे लिए स्लाइटली मैं ब्रॉडन करूंगा कि बीएफएसआई बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर होगा इस साल में, और उसके अंदर मेरे लिए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर के टॉप क्वालिटी एनबीएफसी में ज्यादा ध्यान होगा। सुदीप बंदोपाध्याय जी, जो इन्होंने सुनील जी ने कहा कि पर कैपिटा इनकम पर इनकी नज़र है, लेकिन जो कंजम्पशन ट्रेंड बता रहे हैं वो ट्रेंड ये कह रहे हैं कि जो हाई एंड प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, लेकिन एंट्री लेवल के या फिर अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड नहीं है। कई जगह पे तो नेगेटिव पे चला गया ग्रोथ, जैसे कि हाउसिंग की बात कर लें, ऑटो सेगमेंट की बात कर लें, एफएमसीजी सेगमेंट की बात कर लें। तो ये जो नया ट्रेंड है, इस नए ट्रेंड के को देखते हुए आप लोगों का व्यू क्या रहता है, अगर पॉकेट चुनना हो, सेक्टर चुनना हो तो? ये जो इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला है, पहले रूरल स्लो डाउन था और जिसका इम्पैक्ट हर सेक्टर में देखने को मिला था। अब जब रूरल थोड़ा ठीक हुआ है, अर्बन, सेमी अर्बन में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो दबाव ऑब्वियसली है।
आप एफएमसीजी की बात करें, टू व्हीलर की बात करें, ऑटो की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, हर जगह पे देखा जा रहा है कि कंजम्पशन एट ग्रास रूट लेवल कम हो रहा है और डिमांड भी उस सेगमेंट से कम आ रहा है। हाँ, ठीक है, अपर वैल्यू सेगमेंट में डिमांड की कोई कमी नहीं है, वो आप रियल एस्टेट देखिए या कोई भी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट ले लीजिए। पर एक अच्छा खासा बैलेंस ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री को दोनों साइड का डिमांड चाहिए, अपर एंड का भी चाहिए और लोअर एंड का भी चाहिए। अब लोअर एंड में प्रॉब्लम होने के कारण इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी जो दिख रहा है, स्लो डाउन दिख रहा है, वो दिख रहा है। आगे वाले दिनों में सेक्टर की अगर बात करें तो हम लोग सिलेक्टिवली, जो अनुज जी ने बात किया, हम लोगों का भी व्यू वही है, हर जगह पे हम वही व्यू दे रहे हैं कि देखिए 140 करोड़ की आबादी है। एफएमसीजी क्षेत्र ऐसा एक क्षेत्र है जो ये आबादी को कैटर करता है और बहुत सारे ऐसे एफएमसीजी कंपनीज हमारे यहाँ इंडिया में है जो कि ग्लोबली बेंचमार्क है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बास्केट है, टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे जरूर एक बेट लिया जा सकता है, सिलेक्टिवली लिया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा एक सेगमेंट में हम लोग पॉजिटिव है, वो है ये ट्रम्प जो टैरिफ वाला इशू है, इसको लेके देखिए चाइना में टैरिफ जरूर, चाइना के लिए टैरिफ ज्यादा एप्लीकेबल होगा और इंडिया के लिए रिलेटिवली कम टैरिफ होगा, यही उम्मीद किया जा रहा है। शायद इंडिया का टैरिफ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स, यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश जो कि बड़ा कंपटीटर था, वहां पे भी कुछ दिक्कतें हैं। तो ये सारे जो माहौल है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। फाइनली मैं आईटी का भी जिक्र करूंगा। जो अमेरिका फर्स्ट, मेक इन यूएस, ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का स्लोगन है, इसका बहुत बड़ा फायदा इंडिया के दिग्गज आईटी कंपनीज को मिलेगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा बिजनेस यूएस में है। तो वो बीएफएसआई हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडियन आईटी कंपनीज को ऑर्डर बुक और भी बढ़ेगा और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगा, ये हम लोगों का उम्मीद है। थोड़ा बहुत दिक्कत वीसा लेके आ सकता है, पर पहले भी इन्होंने नेविगेट किया है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 1 जो था तब भी वीजा की थोड़ी दिक्कतें थी। दे हैव लर्नड हाउ टू नेविगेट दैट, आई एम श्योर दे विल डू दैट। तो ओवरऑल आईटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव। अरुण मल्होत्रा साहब, जिस तरीके के व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं हमारे बाकी के पैनलिस्ट से, आप लोग फंड एलोकेशन कहाँ कर रहे हैं? दो सेक्टर के अभी ज्यादा जिक्र हुआ, जिसमें एक था आईटी और एक बीएफएसआई। हमारा व्यू ये है कि आईटी, अगर आपने एक्सेंचर की कमेंट्री देखी होगी, रिजल्ट्स भी अच्छे थे, गाइडेंस भी अच्छी थी और कमेंट्री भी अच्छी थी। तो इससे क्लियर कट डायरेक्शन है कि आईटी में रिकवरी है। मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता कितनी रिकवरी होगी, बट रिकवरी है। किस पेस से रिकवरी होगी वो भी पेस नहीं पता, बट ये श्योर है कि रिकवरी होगी। तो डायरेक्शन अपने को अब आईटी की क्लियर है कि यहां से ऊपर है, मार्जिन्स एक्सपैंड होंगी। थोड़ी बहुत, जैसा सुदीप जी ने कहा कि थोड़ा वीजाज में प्रॉब्लम आ सकती है, बट आई थिंक वी आर वेरी श्योर कि आईटी सेक्टर शुड डू वेल। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ यूएस की कंपनीज ने जो प्रोजेक्ट्स रोक रखे थे वो बढ़ेंगे, तो आपकी साइज की डील भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ डील्स भी बढ़ेंगी। तो ये आईटी सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू है। दूसरा आया बीएफएसआई। बीएफएसआई में मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। जहां भी थोड़ी सी भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, खासकर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में हमने देखा, कुछ एनबीएफसीज में देखा, कुछ इवन बैंक्स में जिनके अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियोज थे, काफी ज्यादा वहां पर एनपीएस दिख रहे हैं। और क्या वो अभी खत्म हो गई है? नॉर्मली ये क्वार्टर भी खराब आना चाहिए। क्या ये लास्ट क्वार्टर होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। तो अपने को बीएफएसआई सेक्टर में जहां सिक्योर्ड लेंडिंग, जहां पास्ट में मॉडरेट ग्रोथ रही है, जहां पे ग्रेनुलर लोन बुक है, छोटे छोटे लोन्स दिए हुए हैं, निश लेंडिंग है, या गोल्ड लोन सेफ है, दैट इज वन, या व्हीकल्स भी, वहां पर अपने आप को पोजीशन करना चाहिए। उसमें कुछ टॉप की एनबीएफसीज जिनकी अनसिक्योर्ड नहीं है या जो लीडर हैं, उनको उनके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। बैंक्स के साथ एक चैलेंज आया लास्ट 3-4 साल में, सारा कासा निकल के इन्वेस्टिंग में जा रहा है, या तो कहीं स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में जा रहा है या कहीं म्यूचुअल फंड में जा रहा है। तो जो जो बैंक्स ने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके स्मार्ट बैंकिंग कर ली है, अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है, या कहीं निश सेगमेंट में कहीं ना कहीं उनके फ्रेंचाइज काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है वो बैंक्स काफी अच्छा करेंगे अगले साल। बट
ये कह देना कि पूरा BFSI सेक्टर अच्छा करेगा, आई थिंक 50-60% अच्छा करेगा, 40% में कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी, जो मैंने आपको बताया। पंकज जैन साहब, ये जिस तरीके का सिनेरियो अभी तक देखने को मिला है, खास तौर से 2024 की बात करें, तो दो चीज़ें बड़े जोर शोर से हाईलाइट हुई है। पहली बात कि मिड कैप स्मॉल कैप, निफ्टी भले ही रिटर्न दे रहा हो 10% के आसपास, मिड कैप स्मॉल कैप ने 25%, 26%, 27% तक रिटर्न दिए हैं। और दूसरी बात कि जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां थे, बड़े बड़े दिग्गज थे, वो रिटर्न देने में काफ़ी पिछड़ गए। जिनको लोग अवॉइड करना चाहते तो वो काफ़ी बेहतर रिटर्न दे गए। तो ये ट्रेंड क्या कहता है? क्या मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि वहाँ पे बबल बन गया है, कहना सही हुआ कि नहीं, जिस तरह का रिटर्न हमें 24 मिला वैसा ही रिटर्न, आसपास का रिटर्न 25 में देखने को मिलेगा यहाँ से? नहीं नहीं लक्ष्मण जी, आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप इज नॉट अ बैड वर्ड, यू नो। इसको आप इसको मत मान के चलिए कि मिड कैप स्मॉल कैप इज ऑलवेज अ डर्टी वर्ड, इज ऑलवेज अ वॉलेटाइल वर्ड। इसमें रादर अगर हम देखें तो जिस तरह के अगर अच्छे रिटर्न्स किसी को मिले तो अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप में ही मिले। और मिड कैप में भी अगर हम देखें जिस तरह के आईपीओ में जिस तरह के नए पेपर्स आ रहे हैं, अगर हम देखें इन स्पाइट ऑफ कुछ एक नॉट सो गुड पेपर्स भी आ रहे हैं, बट काफ़ी अच्छी कंपनियां और रीजनेबल लिस्टिंग हो रही है और लोगों को अच्छा पैसा बनाने को मिला। और उसके अलावा जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, आई थिंक नाउ द चैलेंज लाइज इन रिसर्च, चैलेंज लाइज इन योर होमवर्क, चैलेंज लाइज स्टेइंग विद द रेलेवेंट सेक्टर्स। ऐसा नहीं है मार्केट में, मेरा ये मानना है कि हर टाइम मार्केट में पैसा है, और इट जस्ट दैट यू हैव टू बी एट द राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम एट द राइट वैल्यूएशन। ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है, इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे आसपास हमारे को दिख भी रही होती हैं, बट कई बार हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कई बार हम उसको चेंज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। वी गेट मैरिड टू द ओल्डर स्ट्रक्चर्स, ओल्डर स्टॉक्स, और बहुत आसानी से चेंज ओवर नहीं कर पाते। तो मेरा ये कहना है कि अभी भी अगर हम देखें कुछ एक सेक्टर्स हैं जो हम जिसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी रेजिलियंस रही है पिछले 3-4 महीने में, इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ सेलिंग वी हैव सीन। और उन सेक्टर्स को मेरे को मानना है कि वो सेक्टर्स आने वाले 2-3-4 क्वार्टर में या वर्ष 2025 में आउट स्मार्ट कर सकते हैं मार्केट के रिटर्न्स को। और उसमें से 2-3 सेक्टर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी है, शायद वो पूरी एपिटाइट मार्केट को ना दे पाए। समथिंग लाइक हॉस्पिटैलिटी, समथिंग लाइक हॉस्पिटल्स, ये हमारा मानना है कि दीज आर द काइंड ऑफ स्मॉलर सेक्टर। समथिंग लाइक रियल एस्टेट भी मेरे को नहीं लगता कि अभी पूरी सैचुरेट हो गई है, इसमें अभी भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। कंपनीज हैव बीन थ्रोइंग गुड रिजल्ट्स। अगर आप देखें कि इनके जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, जिस तरह के इनके सेल्स फिगर आ रहे हैं, जिस तरह के मार्जिन ये बोल रहे हैं, जिस तरह से डेट लेवल्स इनके नीचे आ गए, काफ़ी एनकरेजिंग काइंड ऑफ परफॉर्मेंस अच्छी रियल एस्टेट कंपनी दे रही है। इस तरह से अगर हम हॉस्पिटल स्पेस देखें, ज़्यादातर हॉस्पिटल स्टॉक्स अपने क्लोजर टू 52 वीक हाई इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ सेलिंग ऑफ वी हैव सीन चल रहे हैं। और उसको अगर हम देख के, आई वाज टॉकिंग टू अ बंच ऑफ डॉक्टर्स जो हमारे मित्र हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, और मेरा ये कहना था कि जो बड़े बड़े दिग्गज हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि मैं वहां पर रहता हूं, आई कैन प्रैक्टिकली से अबाउट ऑलमोस्ट क्लोजर टू 90-95% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं, एंड दैट इज आफ्टर द काइंड ऑफ पोस्ट कोविड सिनेरियो। इस टाइम ऐसा नहीं है कि कोई देश में कोई हेल्थ इश्यूज हैं या देयर इज एनीथिंग लाइक अ कोविड काइंड ऑफ सिनेरियो। इन स्पाइट ऑफ दैट all the hospitals are closer to 100% kind of scenario. So I think this is one space which is doing well. एक और जो टेक्टोनिक हमने चेंज देखा था पोस्ट कोविड, इसमें हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में, सारे होटल्स अगर हम देखें जो अच्छे होटल्स हैंगे डोमेस्टिक में, द काइंड ऑफ टूरिज्म बूम वी हैव सीन, जिस तरह के इनके रेट्स बढ़ गए हैं, जिस तरह के मार्जिन्स पे ये काम कर रहे हैं, जिस तरह के अगले 6 महीने की बुकिंग्स पे ये काम कर रहे हैं, और जिस तरह से एक अपबीट इनकी कमेंट्री अगर इनके टॉप मैनेजमेंट से बात करें, सो दिस इज अनदर सेक्टर विच वी फील कि इन स्पाइट ऑफ गुड वैल्यूएशंस कुड डू वेरी वेल। इनके अलावा जो दो रेगुलर सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड फार्मा, मेरा ये मानना है टेक्नोलॉजी ठीक है, थोड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है, बट टेक्नोलॉजी कुड ऑल्सो सी फर्दर रनअप इन 2025। ट्रम्प साहब की जिस तरह की पॉलिसीज की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह की प्रो टेक्नोलॉजी उनकी अप्रोच है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको हर तरह का फायदा दिया जाएगा। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी इज वन स्पेस जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी काफी उभर के आ रही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, और यूएस तरह के मार्केट्स में भी आ रही है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, आई थिंक दे आर इन अ वेरी स्वीट काइंड ऑफ स्पॉट, और जो टॉप के 15-20-25 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, दे बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल।
तो ये 4-5 सेक्टर्स हैं जिन पे हमारा फोकस रहेगा। इनमें जो अच्छी कंपनियां हैं, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, हमारा ये मानना है कि अच्छे रिटर्न, सेफ रिटर्न 2025 में दे सकती हैं। बिल्कुल हम